हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। आज एक नए अध्याय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, अध्याय 8 संस्कृतियों को टकराव, कोलिजन ऑफ कल्चर। तो ये हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछला अध्याय जो हमने समरी देखी, जो महत्वपूर्ण बिंदु देखे, तो उनमें हमने नई संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था, बदलती हुई संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था। और अब हम देख रहे हैं कि जो संस्कृतियां हैं, नई संस्कृतियां जो आई हैं, उनमें किस तरह का जो टकराव है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, सभी इम्पोर्टेंट बिंदु को मैं इनमें कवर करूँगी। एक समरी के तौर पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें, अंत तक बने रहें। चलिए, तो मैं पहले बिंदु से शुरू करती हूँ। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वे सोना, चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। क्या क्या? सोना, चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। ठीक, तो 15वीं 17वीं शताब्दी के दौरान जो है यूरोप वासियों ने ऐसे नए देश जो है वो खोजने शुरू कर दिए थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने आरंभ किया। तो सबसे पहले जो ये काम कर रहे हैं वो कौन है? स्पेन और पुर्तगाल के लोग हैं। तो इनका जो है हमेशा इतिहास में इस काम में पहले नंबर पर नाम आता है। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। वो ये सोचते हैं कि दूसरे देशों पर इन्होंने अधिकार कैसे कर लिया, ये काम संभव कैसे हुआ। तो वो इस तरह हुआ कि उन्होंने जो है पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये वजह रही, ठीक है, कि जो देश वो खोजेंगे वहाँ पर वो शासन करेंगे। चलिए, अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते एक नई दुनिया में जा पहुंचा। उसने उन्हें इंडीज़ समझा। क्या समझा? इंडीज़ समझा। और कहाँ जा पहुँचे वो? नई दुनिया में। ठीक, उस समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में दो प्रकार की संस्कृतियों के लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? दो प्रकार की संस्कृतियों के लोग रहते थे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में। एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थीं। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। तो दोनों जगह पर जो है अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, है ना। एक जगह पर हम क्या देख रहे हैं? ब्राज़ील में और कैरिबियन में के जो छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हैं, और दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं? खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों पर इस तरह की व्यवस्था थी। फिर क्या होता है? फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों और बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। कैरिब नामक एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। कहाँ से? लघु एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। किसने खदेड़ दिया था? कैरिब नाम के कबीले के जो खूंखार लोग थे उन्होंने खदेड़ दिया था। तुपिनाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राज़ील के वृक्षों वाले वनों में बसे गांवों में रहते थे। ठीक है, अब फिर हम आ जाते हैं एज़टेक पर। एज़टेक लोग 12वीं शताब्दी में उत्तर में आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पराजित लोगों से वे नजराना वसूल करने लगे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता आई,
क्या आई? एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। 1521 ईस्वी में शक्तिशाली एज़टेक साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक, फिर इसका अंत हो गया। अब बढ़ते हैं हम इंका की तरफ। तो हमने एज़टेक देख लिया, अब इंका की तरफ बढ़ते हैं। तो इंका लोग मक्का और आलू उगाते थे। वे भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। लामा जो एक एनिमल है, इसको आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। लामा पालते थे। इंका लोगों की बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी, यानी कि वो बुनाई और मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे बनाते थे। इंका लोगों के पास हिसाब लगाने की एक विशेष प्रणाली थी, यह थी क्विपू। क्या नाम है इसका? क्विपू। क्विपू में क्या होता है कि डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना, ये क्विपू कहलाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इंका लोग इन धागों में एक प्रकार का संकेत बुनते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंका लोगों के बारे में और भी जानकारी मिलती है हमें। वो ये कि इंका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था। कैसा था? पिरामिड नुमा था। इसका अर्थ यह था कि यदि इंका प्रधान पकड़ा जाता था तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। ठीक है। स्पेनियों को मेक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लगा। कोर्टेस मेक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया। उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित किया गया। ठीक है। और फिर बात आती है कोलंबस की। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज कार्य जारी रहा और इसमें सफलता मिलती रही। आधी शताब्दी के भीतर ही स्पेन वासियों ने लगभग समस्त क्षेत्र पर बिना किसी चुनौती के आसानी से अपना अधिकार जमा लिया। तो यहाँ मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत जगह पर जो है आपको लड़ाई की परिस्थितियाँ, युद्ध की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं और ये दिखाई दे रहा है कि एक जगह जो लोग बसे हुए हैं उनके साथ फिर दूसरे लोग आके बस रहे हैं। तो किस तरीके से जो है संस्कृतियों में टकराव उत्पन्न हो रहा है, तो इसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिन जिन लोगों की तरफ ध्यान दिलाया है वो आपको याद होंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को जो है रिपीट कर भी देख सकते हैं और उन महत्वपूर्ण जो नाम मैंने जिन पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है उनको याद रख पाए होंगे, उन पे और ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये विषय की जब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब अमेरिका की खोज हुई तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में किस तरह की परिस्थितियाँ थी और किस तरह के लोग वहाँ पर रहते थे और नए लोगों के आने से जो है किस तरह की चुनौतियाँ आई और किस तरह का टकराव वहाँ पैदा हुआ, किस तरीके से जो है इंका लोगों के साथ इस तरह की स्थितियाँ हुई, किस तरह से जो है दूसरे मैक्सिको में इस तरह की परिस्थितियाँ जो हैं वो पनपी। तो ये सब बताने की कोशिश की गई है। पिज़ारो एक गरीब और अनपढ़ स्पेनिश था। वह सेना में भर्ती होकर 1520 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। तो यहाँ पर एक और फिर व्यक्ति की बात हो रही है पिज़ारो की। वो कहाँ आया था? कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। उसने इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। ठीक, तो ये पिज़ारो का एक स्पेशल नाम यहाँ पे आया, इसको आपको याद रखना है। तो इंका के बारे में और जो है एज़टेक के बारे में, इन सब के बारे में आपको जो है मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स ठीक तरह समझ में आए होंगे और आपसे मैं ये ज़रूर आग्रह करूँगी कि ये चैप्टर जो है वो पूरा ज़रूर पढ़ें। कुछ उत्सुकता तो आपके मन में आई होगी इन पॉइंट्स को सुनकर, तो वो जो उत्सुकता है आपकी उसको आप जिज्ञासा को अपनी जो है पूर्ण करें और पूरा चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अब फिर मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए
और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।